12 जून के दिन गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से बोइंग का एक प्लेन उड़ता है। एयर इंडिया की ये फ्लाइट थी। 242 लोग इसमें सवार थे और उड़ने के महज 30 सेकंड के भीतर ये प्लेन क्रैश कर जाता है। 242 यात्रियों में 141 यात्रियों की मौत हो जाती है और कुल मिलाकर मौतों का जो आंकड़ा है, जो इस हादसे में शिकार हुए लोग 275 का अब तक पहुंच चुका है, क्योंकि जिस बिल्डिंग के ऊपर इस विमान ने क्रैश किया वो बिल्डिंग मेडिकल हॉस्टल था मेडिकल का, जहां उस वक्त छात्र लंच कर रहे थे, खाना खा रहे थे। अब ये विमान क्रैश क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको लेकर अलग अलग थ्योरी चल रही है। हालांकि हादसे के 28 घंटे बाद ब्लैक बॉक्स मिल गया, जिसकी छानबीन चल रही है, खोज पड़ताल चल रही है कि आखिर यह हादसा हुआ क्यों। इसमें कहा यह भी गया कि हो सकता है कि CIA की साजिश इसमें हो। CIA ने अफगानिस्तान में बैठकर ये सारी साजिश रची और साइबर अटैक के जरिए इस प्लेन को क्रैश करवाने का काम किया गया। हालांकि इस थ्योरी में दम नजर नहीं आता, क्योंकि किसी ने यह भी कहा कि हो सकता है इस फ्लाइट में एक्सप्लोसिव और वो फट गया हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो सकती, क्योंकि एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा होती है वो बेहद ही टाइट होती है। CCTV फुटेज से, CCTV कैमरों से एक एयरपोर्ट घिरा रहता है। लेकिन इसमें अब तुर्की का एक कनेक्शन निकलकर सामने आया। तुर्की का कनेक्शन निकलकर क्या सामने आया वो आपको बताऊं, उससे पहले आपका जान लेना जरूरी है कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और इसके मेन पार्ट्स जो होते हैं किसी भी फ्लाइट के, वो समझ लेना जरूरी है। सबसे जरूरी मेन पार्ट होता है इसमें फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक जो होता है, मतलब इसमें इस फ्लाइट की अगर बात करें, इस प्लेन की, तो इस प्लेन में लगभग 1,26,400 लीटर से ज्यादा फ्यूल था, क्योंकि ये फ्लाइट को 6,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करना था। अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी। हालांकि ये जो फ्यूल टैंक होता है उसे नाइट्रोजन से प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे कि कोई बड़ा हादसा ना हो, कोई एक्सप्लोजन ना हो। लेकिन जिस तरीके से विमान टकराया, इसमें एक्सप्लोजन हुआ और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से एक धुएं का, एक आग का गुब्बार बन जाता है। दूसरा जरूरी जो इसमें कंपोनेंट होता है वो होता है पंप्स। पंप का काम होता है फ्यूल को इंजन तक भेजना, वो भी प्रेशर के साथ। इसी फ्यूल प्रेशर से इंजन रन होता है। मतलब जितनी तेज गति से, जितने तेज प्रेशर से ये फ्यूल इंजन में जाएगा, उतना ही इंजन रन करेगा। और अगर इस प्रेशर को बंद कर दिया जाता है तो इंजन की जो सक्शन फीड होती है वो उसी से रन करती है, और वो लिमिटेड फ्यूल होता है। मतलब समझिए जैसे आपकी बाइक का तेल बंद कर दिया जाए तब भी वो कुछ दूरी तक चल सकती है। तो अगर फ्यूल बंद कर दिया जाएगा तो जो थोड़ा बहुत फ्यूल बचा होगा उससे वो इंजन चल सकता है। और एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि 40 से 50 सेकंड वो इंजन उसमें चल सकता है। एक और कंपोनेंट होता है जिसे कहा जाता है क्रॉस फीड वॉल्व, जो बैलेंस को इंश्योर करता है कि कितना फ्यूल जाना है, कितना फ्यूल नहीं जाना है। फ्यूल एलोकेशन और इंजन के बीच में इस चीज को मैनेज करता है। बाकी इन सारी चीजों के जो स्विचेस होते हैं वो एक पायलट के पास होता है। पायलट का जो चैम्बर होता है जहां पायलट बैठते हैं वहां होता है और सब कुछ वहां से कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर फ्यूल टैंक का स्विच बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, क्योंकि ये मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है। मतलब मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है। फ्यूल टैंक का जो वाल्व होता है उसे पायलट किसी स्विच से ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं। चेक जरूर कर सकते हैं कि वो ऑन है या ऑफ है। तो ये एक बड़ी बात है। इसमें फ्यूल टैंक की बात निकलकर सामने आ रही है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ वो कितनी देर उड़ा, 32 से 40 सेकंड कहा जा रहा है ये उड़ा है। और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर फ्यूल टैंक से सप्लाई बंद कर दी जाती है तब भी एक प्लेन इतनी देर उड़ सकता है, क्योंकि उसकी वॉल्स में, उसकी क्रॉस फीड्स जो होती हैं उसमें इतना फ्यूल बचा हुआ होता है और 700 मीटर की ऊंचाई तक वो कोई भी प्लेन जा सकता है। और ये जो प्लेन क्रैश हुआ ये 625 मीटर की ऊंचाई तक गया और उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो गया। प्लेन उड़ने से पहले कुछ चेक्स होते हैं, खासकर जो लॉन्ग रेंज की फ्लाइट्स होती हैं उन्हें स्पेशल तरीके से चेक किया जाता है। जैसे मेन फ्यूल टैंक को चेक किया जाता है कि सही तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो वॉल्व है, फ्यूल ऑन है या फिर ऑफ है, उसे चेक किया जाता है। क्रॉस फीड वॉल्व्स को एक बार फिर से चेक किया जाता है कि सही तरीके से फ्यूल आ रहा है, नहीं आ रहा है। सप्लाई लाइन को चेक किया जाता है और पंप का जो फंक्शन होता है उसे चेक किया जाता है। और ये सब काम जो है वो करते हैं ग्राउंड टेक्नीशियन जो होते हैं। इनका नाम होता है, इन्हें जाना जाता है PDTC के नाम से, प्री डिपार्चर टेक्निकल क्लियरेंस टीम
के नाम से जाना जाता है। फिर डबल वेरिफिकेशन के लिए पायलट को बुलाया जाता है, उन सब चीजों को पायलट भी चेक करता है। लेकिन पायलट को फ्यूल सप्लाई लाइन को खोलने या फिर बंद करने की इजाजत नहीं होती। मतलब जो टीम ग्राउंड पर है उसने जो चीज फाइनल कर दी वही फाइनल होती है, जो डॉक्यूमेंट्स फाइनली उसने बना दिए वही डॉक्यूमेंट्स फाइनल होते हैं और उन्हीं पर सिग्नेचर करना होता है पायलट को। और यहां फिर एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर फ्यूल सप्लाई को बंद कर दिया जाए तो प्लेन 40 से 45 सेकंड उड़ सकता है, जिसके बाद इंजन फेल हो जाएगा। जब उसके अंदर फ्यूल नहीं जाएगा तो इंजन फेल हो जाएगा और उसका पूरी तरीके दोनों इंजन फेल हो जाएंगे तो उसका पावर भी पूरी तरीके से फेलियर हो जाएगा। सीआईए वाली जो थ्योरी है वो गलत नजर आती है, क्योंकि सर्विलांस हाई होता है, बम या कोई एक्सप्लोसिव नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सैबोटाज अगर हुआ है तो ध्यान रखना यह जरूरी हो जाता है कि क्या मेन फ्यूल वाल्व के साथ कोई छेड़छाड़ की गई। भारत के एयरपोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग सर्विस का जो काम करती है वो तुर्की एक फर्म है जिसका नाम है सेल्वी एविएशन, ये इसे हैंडल करती है। इसका विवाद भी पिछले कुछ दिनों में रहा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये खास बात ये है कि अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है उस पर भी ये सेल्वी एविएशन अपनी सर्विसेज देती है। 20 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, तब भारत सरकार की तरफ से सेल्वी एविएशन का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे रद्द कर दिया जाता है, जिसके खिलाफ 20 मई को यह हाईकोर्ट पहुंचती है। और हाईकोर्ट कहां जाती है? गुजरात के हाईकोर्ट में यह जाती है। 5 जून को इसके ऊपर फैसला आता है और फैसले में कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि कोई रिलीफ हम नहीं देंगे और जो सरकार का फैसला है उसी के तहत आपको आगे बढ़ना है। फिर 6 जून का दिन आता है जब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के अधिकारी तुर्की की जो एविएशन है उसकी फ्लाइट्स में औचक निरीक्षण करने के लिए जाते हैं और वहां पर उन्हें कुछ एक्सप्लोसिव मिलते हैं। बवाल होता है, 4 फ्लाइट्स में ये मिलते हैं एक्सप्लोसिव, जिसके बाद टीम को कहा जाता है तुर्की एविएशन को कि इस तरीके का कोई भी सामान अगर आपको लेकर जाना है तो आपको पहले भारत के अधिकारियों से क्लियरेंस लेना होगा, बात करनी होगी, बताना होगा, उसके बाद ही आप ये सब कर पाएंगे। फिर आता है 8 जून का दिन। 8 जून को जमात इस्लामी जो इंडियन पीपल सोलिडेरिटी विद पैलेस्टीन की मतलब एक संस्था है, वो बॉयकॉट करवाती है टाटा के प्रोडक्ट ना खरीदने की बात करती है, क्योंकि टाटा इजराइल के साथ मिलकर फिलिस्तीनियों को गाजा में मारने की प्लानिंग कर रही है, ऐसा इनका कहना है जमात इस्लामी का। टाटा इजराइल के साथ मिलकर हथियार भी बनाता है। फिर 10 जून का दिन आता है जब पन्नू एक बयान देता है जिसमें वो कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री G7 के दौरान जब कनाडा में आएंगे तो उन्हें घेर कर मारेंगे, दुनिया के सामने मारेंगे, इस तरीके की धमकी देता है। एयर इंडिया के विमान में नहीं बैठना है, यह भी इस बात को कहता है और जमात इस्लामी भी इस बात को कहता है कि एयर इंडिया के विमान में नहीं बैठना है क्योंकि टाटा उसे ऑपरेट करती है। गुजरात, अब एक बार फिर से डॉट्स को जोड़िए। 20 तारीख को ये सेल्वी एविएशन जाती है गुजरात हाईकोर्ट में। 5 जून को फैसला आता है गुजरात हाईकोर्ट का। फिर तुर्की की एयरलाइंस में एक्सप्लोसिव मिलना अगले दिन। फिर जमात इस्लामी का टाटा का बॉयकॉट करवाना, पन्नू की धमकी देना और 12 जून को हादसा हो जाना। 10 जून तक पन्नू की धमकी आती है और फिर 12 जून को यह हादसा हो जाता है। तो क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे एक सोची समझी साजिश हो सकती है? इसकी जांच करनी है जांच एजेंसियों को, क्योंकि साइबर अटैक की घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 2024 में ही भारतीय सेना का एक विमान जो म्यांमार में राहत बचाव कार्य कर रहा था, बाढ़ के दौरान उसके ऊपर साइबर अटैक हुआ था। हालांकि उसने फिर मैन्युअली कंट्रोल करके अपने ऑपरेशन को पूरा किया गया था। अब पता सिर्फ यह लगाना है कि क्या फ्यूल टैंक के पास कोई गया था, आखिरी वक्त में आखिरी बार फ्यूल टैंक किसने छेड़ा था, क्या फ्यूल टैंक की सप्लाई बंद की गई है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं किसी भी विमान के, जबकि वो अभी उड़ाई है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि टेक ऑफ के दौरान 35% हादसे होते हैं और लैंडिंग के दौरान 24% हादसे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हादसे होते हैं वो टेक ऑफ के दौरान ही होते हैं। किसने अप्रूवल दिया? जब सारी चीजें चेक कर ली ग्राउंड टीम ने, तो उसके बाद किसने अप्रूवल दिया और कौन आखिरी बार प्लेन के पास गया था? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यह बर्ड हिट हो सकता है, कोई पंछी टकरा सकता है इससे, मतलब इतना बड़ा कौन सा पंछी है जो दोनों इंजन को फेल कर सकता है? और यही सब बातें कहती हैं
कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। हालांकि तुर्की की तरफ से भी इस मामले में बयान आया है और तुर्की के बयान में कहा गया है कि जो वो अहमदाबाद पर सर्विस जरूर देती है, लेकिन वो सर्विस देती है जो फ्लाइट है 777 उसको ये सर्विस देती है। ये जो बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर विमान है इसे वो सर्विस नहीं देती है, इसकी सर्विसिंग का, कार्गो का काम वो नहीं करती है। लेकिन नहीं करती ऐसे मतलब उसका स्टाफ तो वहां मौजूद रहता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिरी बार कौन फ्यूल टैंक के पास गया था, क्या सेल्वी एविएशन का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी इस प्लेन के आसपास आखिरी वक्त में देखा गया है, या फिर सर्विसिंग के वक्त चेक्स के दौरान कोई सेल्वी एविएशन का आदमी वहां मौजूद था, या फिर क्या कुछ है वो तो जांच एजेंसियों का काम है पता करना। लेकिन जो सीआईए के बारे में कहा जा रहा था वो ऐसा लगता है कि सीआईए का नहीं हो सकता मामला, इसमें टच सीआईए का नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से सेल्वी एविएशन वहां काम करती है और जिस तरीके से घटनाक्रम घटा है, सेल्वी एविएशन को मतलब उसकी सर्विसेज जो रद्द की गई हैं उस पर जरूर एक सवाल खड़ा होता है। बाकी जांच एजेंसियां क्या कुछ बताती हैं ब्लैक बॉक्स के खुलने के बाद, उसकी जांच रिपोर्ट के बाद, वो देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।